नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। उसी के आधार पे समास प्रकरण में साथियों हम जो है तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं। तो तत्पुरुष समास में हमने अब तक क्रम से तत्पुरुष समास के जो दो भेद हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष, इन दोनों भेदों का अध्ययन कर चुके। अब तत्पुरुष समास में कुछ ऐसे तत्पुरुष समास भी होते हैं जिनमें कुछ विशेषता होती है, वैशिष्ट होती है। तत्पुरुष समास का तो हमने अध्ययन किया व्यधिकरण और समानाधिकरण तत्पुरुष, लेकिन आज हम ऐसे तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे जो तत्पुरुष समास तो होते हैं लेकिन वे अपने साथ कुछ विशेषता भी रखते हैं। तो कौन कौन से वे तत्पुरुष समास हैं, आइए हम चलें उनका अध्ययन करते हैं, उनको देख लेते हैं। तो आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पेज संख्या 252 खोज लीजिए और वहाँ लिखा है अन्य तत्पुरुष समास। 114 संख्या अन्य तत्पुरुष समास लिखा है। पृष्ठ संख्या कितना है? 252। तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पृष्ठ संख्या 252 पे है अन्य तत्पुरुष समास। कि तत्पुरुष में हमने अब तक तो व्यधिकरण और समानाधिकरण का अध्ययन किया, उसके बारे में जाना, लेकिन तत्पुरुष में कुछ और भी तत्पुरुष समास होते हैं और वे तत्पुरुष होते हुए भी कुछ विशेषता अपने साथ रखते हैं। ऐसे कौन से तत्पुरुष समास हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। तो अन्य तत्पुरुष समास में जो पहला समास दिया हुआ है नए तत्पुरुष समास। पहला समास हमारा क्या है? नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास का जो सूत्र है नए, इसका सूत्र क्या है? नए और है ना लोपे ना लोपो नए, और एक है तस्मान्ना डुचि डची है, तस्मान्ना डची। ये सूत्र है किसका है? नए तत्पुरुष समास का। नए ना लोपो नए तस्मान्ना डुचि, ये सूत्र है। तो नए तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है कि जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द क्या हो? नए हो। क्या हो? जब तत्पुरुष समास का प्रथम पद नए हो और दूसरा पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। नए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जब तत्पुरुष समास का प्रथम पद नए हो और दूसरा पद कोई संज्ञा हो या विशेषण हो तो वहाँ नए तत्पुरुष समास होता है। नए तत्पुरुष समास का में इसमें जो नए होता है, नए यानी या की इत संज्ञा हो जाती है, तत्से लोपः से लोप केवल ना। तो नए का ना जो है व्यंजन के पहले अगर आ जाता है तो क्या हो जाता है? आ में परिवर्तित हो जाता है। ये ना हमारा अगर व्यंजन के पहले आता है तो आ में परिवर्तित होता है, और यह नए अगर स्वर के पहले आता है तो अन में बदल जाता है। यही इसकी परिभाषा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं नए तत्पुरुष समास क्या है। तो नए तत्पुरुष समास में प्रथम पद नए, परिभाषा या नियम जिसको कहते हैं, नए तत्पुरुष समास में प्रथम पद ना, जिसको नए कहा जाता है। प्रथम पद नए या ना हो रहे और दूसरा पद क्या रहे?
और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण, दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो तो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। नए तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें ना क्या है, इसमें ना जो होता है, ना का मतलब नए, इसमें ना व्यंजन के पहले अगर आ जाता है, व्यंजन के पहले आ में और स्वर के पहले आए तो अन्न में बदल जाता है। यही इसकी परिभाषा है। नए तत्पुरुष समास में प्रथम पद अगर क्या हो, नए हो, ना लोपो नए, यानी प्रथम पद नए रहे और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो तो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें ना व्यंजन के पहले आ में और स्वर के पहले आए तो अन में बदल जाता है, यानी नए का जो या है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और केवल ना ही बचता है। क्या बचता है, केवल ना बचता है। और ना यह जो है क्या होता है, अगर स्वर के पहले आता है तो अन में बदलता है और व्यंजन के पहले अगर आ जाता है तो स्वर में बदल जाता है, आ में बदल जाता है। यानी अगर यह ना जो है व्यंजन, कोई व्यंजन शब्द है उसके पहले ना आ जाए तो वह ना आ में परिवर्तित होगा, और कोई स्वर हो और स्वर के पहले ना आ जाए तो वह ना व्यंजन में अन में परिवर्तित हो जाता है। यही इस सूत्र की परिभाषा है। क्या है इसकी परिभाषा है। जैसे इसके अंतर्गत हम आइए उदाहरण के द्वारा समझेंगे तब ये हमारे नए तत्पुरुष समास समझ में आएगा। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, ना ब्राह्मणा, क्या दिया है, ना ब्राह्मणा। अब ना ब्राह्मणा का यहाँ ना जो है यही नय है, ये ना नय है। नय के यहाँ की संज्ञा तसलोपा से लोप, केवल ना ही बचा हुआ है। इस ना के बाद क्या आया है, व्यंजन वर्ण बा आया है, यानी इस व्यंजन के पहले यहाँ ना आया है तो यह नियम कह रहा है व्यंजन के पहले अगर ना आता है तो ना जो है आ में बदल जाता है। यह ना किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आ ब्राह्मणा हो जाएगा। ना ब्राह्मणा का क्या हो गया, आ ब्राह्मणा। और इसी तरह से दूसरा उदाहरण जो दिया है, दूसरा दिया हुआ है ना अब्जम। ना अब्जम, यहाँ ना जो है किसके पहले आया हुआ है, ना यहाँ स्वर के पहले आया है। ना किसके पहले आया है, स्वर के पहले आया हुआ है ना, इसलिए ये ना यहाँ किस में परिवर्तित हो जाएगा, अन में। जब अन में परिवर्तित हो जाएगा तो ना अब्जम अनब्जम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनब्जम। अनब्जम, ना अब्जम अनब्जम। यहाँ ना जो है स्वर, आ जो है स्वर है, इस स्वर के पहले यहाँ ना आया है, इसलिए यह ना अन में होके ना अब्जम का अनब्जम हो गया। और अगला जो दिया है उदाहरण, और इसमें दिया है ना गर्दभा। ना गर्दभा,
अब यहाँ ना गर्दभा, ना यहाँ व्यंजन के पहले आया है, गर्दभा का गा क्या है, व्यंजन है, उसके पहले ना आया है, इसलिए यहाँ ना आ में परिवर्तित होके आ गर्दभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ गर्दभा। इसी तरह से अगला उदाहरण और दिया है, इसमें क्या दिया है, ना सत्यम। ना सत्यम का क्या हो जाएगा, यहाँ सा व्यंजन है, इसके पहले ना आया है तो ये ना आ में बदल जाएगा, तो हो जाएगा आ सत्यम। ना सत्यम, आ सत्यम। पांचवा दिया हुआ है ना चरम। ना चरम में भी चा व्यंजन है, उसके पहले ना आया है, इसलिए ना आ में बदल के हो जाएगा आचरम। ना चरम का आचरम हो जाएगा। फिर अगला उदाहरण दिया है, छठा है नाकृतम। नाकृतम का आकृतम हो जाएगा, क्योंकि का क्या है, का हमारा व्यंजन है और व्यंजन के पहले ना आया है, इसलिए नाकृतम का आकृतम हो जाएगा। और सातवां हमारा दिया हुआ उदाहरण ना आगतम। ना आगतम, ना आगतम का क्या हो जाएगा, यहाँ आगतम आ जो है क्या है, स्वर है, और स्वर के पहले ना आया है, इसलिए इस ना का आ हो जाएगा अनागतम। अन में बदलेगा ना तो हो जाएगा अनागतम। क्या हो जाएगा, अनागतम। तो इस तरह से नए तत्पुरुष समास हमारा क्या कह रहा है कि नए तत्पुरुष समास का प्रथम पद ना और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो या विशेषण हो, तो वहां नए तत्पुरुष समास होता है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे नए तत्पुरुष समास यहाँ हो रहा है अब्राह्मणा में, नए तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह वाक्य क्या है, ना ब्राह्मणा। ये विग्रह वाक्य है, ये क्या है, विग्रह है, विग्रह वाक्य है, और ये समस्त पद है। तो आब्राह्मणा, आब्राह्मणा में नए तत्पुरुष समास में प्रथम पद क्या है, ना है, और दूसरा पद यहाँ संज्ञा है या विशेषण हो, तो वहाँ कौन सा समास हो जाता है, नए तत्पुरुष समास हो जाता है। अब नए तत्पुरुष समास में एक चीज ये देखना है कि नए तत्पुरुष समास में ये जो ना है, अगर व्यंजन के पहले ना आता है तो आ में बदल जाता है। यानी यहाँ ब्राह्मणा का बा व्यंजन है, उसके पहले ना आया है, इसलिए यह ना जब आ में परिवर्तित हो जाएगा तो ना ब्राह्मणा की जगह आ ब्राह्मणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ ब्राह्मणा। और ना अब्जम, और कह रहा अगर यह ना स्वर के पहले आता है तो अन में परिवर्तित हो जाता है, अन में बदल जाता है। तो यहाँ आ जो है स्वर है, इसके पहले ना आया है, इसलिए इस ना का जब अन हो जाएगा तो ना अब्जम का अनब्जम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनब्जम। इसी तरह से ना गर्दभा का आगर्दभा हो गया, क्योंकि गा व्यंजन है, उसके पहले ना आया है, आगर्दभा हो गया। ना सत्यम का असत्यम। अब यहाँ नए तत्पुरुष समास का प्रथम पद ना है, दूसरा पद क्या है, विशेषण है, सत्यम विशेषण शब्द है, तो यहाँ नए तत्पुरुष समास है। लेकिन नए तत्पुरुष समास में अगर व्यंजन के पहले ना है तो आ में बदल जाता है, इसलिए ना सत्यम का यहाँ असत्यम हो गया। क्या हो गया, असत्यम हो गया। ना चरम का आचरम हो गया, ना कृतम का आकृतम हो गया, और ना आगतम का अनागतम हो गया। क्या हो गया, अनागतम हो गया, क्योंकि आगतम के आ के पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, ना आया है, और आ हमारा स्वर है, इसलिए ना अन में बदल के अनागतम हो गया। तो आ गया होगा इतना समझ में नए तत्पुरुष समास कहाँ है। तो अभी तक हमने सब जो तत्पुरुष समास के दो भेद, व्यधिकरण और समानाधिकरण को जान लिया, लेकिन कुछ जगह भी तत्पुरुष समास होता है लेकिन उसमें कुछ विशेषता होती है। वो कौन है, तो पहला हमारा नए तत्पुरुष समास हो गया कि नए तत्पुरुष समास का पहला पद या तो संज्ञा होगा, या दूसरा पहला पद ना और दूसरा पद या तो संज्ञा होगा या तो विशेषण होगा। तो यहाँ पहला पद ना है, दूसरा पद संज्ञा है, तो यहाँ नए तत्पुरुष समास है। लेकिन कह रहे हैं नए में जो ना होता है,
अगर व्यंजन के पहले आता है आ में बदल जाता है, और अगर स्वर के पहले आता है तो अन में बदल जाता है। इतना हमें ध्यान रखना है। यानी अनब्जम का जब हम विग्रह करेंगे तो ना अब्जम होगा, और ना ब्राह्मणा का जब विग्रह करेंगे तो ना ब्राह्मणा होगा। आगर्धभा का जब विग्रह करेंगे तो ना गर्दभा हो जाएगा। असत्यम का विग्रह वाक्य ना सत्यम होगा। आचरम का विग्रह वाक्य ना चरम होगा। आकृतम का विग्रह वाक्य ना कृतम होगा। अनागतम का विग्रह वाक्य ना आगतम होगा। तो इस तरह से हमें ये नए तत्पुरुष समास को पढ़ना है कि नए तत्पुरुष समास का जो सूत्र है, नए ना लोपो नए तस्मान ना डुचि, कि नए तत्पुरुष समास का जो पहला पद नए होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, तो वहाँ नए तत्पुरुष समास होता है। और नए तत्पुरुष समास अगर व्यंजन के पहले ना आता है तो आ में बदलता है, और व्यंजन के और स्वर के पहले अगर ना आता है तो अन में बदल जाता है। जैसे इसके अंतर्गत ये 7 उदाहरण हैं हमारे। ये 7 उदाहरणों को हम ऐसे क्रम से अपने नोट्स में नोट कर लेंगे। फिर अगला जो समास हमारा है प्रादि तत्पुरुष समास। ये तो हो गया नए तत्पुरुष। अब खा जो दूसरे नंबर का समास हमारा है वह है प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है उसको देख लेते हैं। अगला जो है खा नंबर पे वो है प्रादि। प्रादि तत्पुरुष समास क्या है? प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास का एक सूत्र है कुगति प्रादयः। प्रादि तत्पुरुष समास का जो सूत्र एक सूत्र दिया है इसका सूत्र क्या है? कुगति प्रादयः। इसकी परिभाषा है जब तत्पुरुष समास का प्रथम पद कु हो अथवा गति संज्ञक हो अथवा प्रादि उपसर्गों में से कोई हो तो वहाँ कौन सा समास हो जाता है? प्रादि तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी तत्पुरुष समास का जो पहला पद क्या हो? कु हो, अथवा गति संज्ञक कोई शब्द हो, अथवा प्रादि उपसर्गों में से कोई हो, तो वहाँ कौन सा समास होगा? प्रादि तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का क्या हो? पहला पद हमारा क्या हो? जब तत्पुरुष समास का प्रथम पद कु हो अथवा प्रादि उपसर्गों में से हो अथवा गति संज्ञक शब्द हो। उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं।
जब प्रादि तत्पुरुष समास क्या है, इसका सूत्र है कुगति प्रादयः। प्रादि तत्पुरुष समास का जब पहला पद क्या हो, कु हो अथवा प्रादि उपसर्गों में से कोई हो अथवा गति संज्ञक हो तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रादि तत्पुरुष समास कहाँ होता है कि जब जिस तत्पुरुष समास का पहला पद कु हो अथवा प्रादि उपसर्गों में से कोई हो अथवा गति संज्ञक शब्द हो तो वहाँ प्रादि तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसकी जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण दिया है, जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण है कु का है कुपुरुषः। कुपुरुषः में तत्पुरुष समास है लेकिन कुगति प्रादयः से प्रादि तत्पुरुष समास है और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कुत्सितः पुरुषः। अब कुपुरुषः का इसके पहले हमने जो है एक सूत्र कर्मधारय में पढ़ा था किम छेपे। किम शब्द का जहाँ अर्थ खराब या बुरा होता है और बाद वाला शब्द संज्ञा होता है तो वहाँ विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। लेकिन यहाँ जो शब्द है यह कुपुरुषः दिया है, इसको हमें याद रखना है। कुपुरुषः में यहाँ प्रादि तत्पुरुष समास है। किस सूत्र से है, कुगति प्रादयः से। कुगति प्रादयः से जब प्रादि तत्पुरुष समास का पहला पद क्या हो, कु हो अथवा प्रादि उपसर्गों में से कोई हो तो यहाँ कुपुरुषः में जो है पहला पद हमारा कु है, इसलिए इसका विग्रह वाक्य होगा कुत्सितः पुरुषः। तो इसमें प्रादि तत्पुरुष समास है। और क्या दिया है, गति का उदाहरण। गति का उदाहरण दिया है, जैसे गति का है, गति में क्या है, गति का इन्होंने दिया है अति मर्यादा। ये तो कु का उदाहरण है और ये क्या है, गति का। गति का, गति में इन्होंने उदाहरण दिया है अति मर्यादा है। अति मर्यादा शब्द है। अति मर्यादा का जब हम विग्रह वाक्य करेंगे तो अतिक्रांतः मर्यादाम हो जाएगा। अतिक्रांतः मर्यादाम, कि जिसने मर्यादा को अतिक्रांत कर दिया है, मर्यादा को पार कर दिया है, इसका हिंदी अर्थ होगा। तो यहाँ क्या है, ये गति का उदाहरण दिया है। कुगति प्रादयः से यहाँ गति का उदाहरण है कि जब तत्पुरुष समास में कोई कु हो अथवा प्रादि उपसर्गों में से कोई शब्द हो अथवा गति संज्ञक हो तो यह गति संज्ञक का उदाहरण है अति मर्यादा। और अति मर्यादा में प्रादि तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह वाक्य है अतिक्रांतः मर्यादाम। ये विग्रह वाक्य है, विग्रह वाक्य है अतिक्रांतः मर्यादाम। और इसका अतिक्रांतः मर्यादाम का सूत्र दिया गया है इसमें, अत्याद्रः क्रांतादर्थे द्वितीयः। पेज संख्या 253 पे नीचे दिया है, इसी का सूत्र दिया गया है। अत्यादयः क्रांत्याद अर्थे द्वितीया। अत्याद्यः क्रांताद अर्थे द्वितीया, कि अत्याद का जो है क्रांति, अत्याद का क्या है, मर्यादा अर्थ में क्रांति के साथ प्रादि तत्पुरुष समास होता है। इसका सूत्र का अर्थ है अत्यादि का जो है, अत्यादि शब्द जो अत्यादि शब्द है मर्यादा अर्थ में, मर्यादा समर्थ सुबंत के साथ, ऐसे कहेंगे मर्यादा समर्थ शब्द के साथ
क्रांत अर्थ में जो है समास होता है, प्रादि समास होता है। तो यहाँ अत्यादय अतिमर्यादा या गति का उदाहरण है और जिसका विग्रह है अतिक्रांतः मर्यादाम। अतिमर्यादा में कौन सा समास है? प्रादि तत्पुरुष समास है। और इसका सूत्र है अत्यादय क्रांताद अर्थे द्वितीय। सूत्र क्या है? अत्यादय क्रांताद अर्थे द्वितीय। और अगला उदाहरण जो दिया है अकोकिलया। अकोकिलया दूसरा इसके अंतर्गत का उदाहरण है। दिया गया है अकोकिलः। अकोकिलः शब्द दिया है। अकोकिलः में क्या है? अकोकिलः में भी गति का उदाहरण है, गति संज्ञक का उदाहरण है और जिसका विग्रह वाक्य होगा, जिसका विग्रह वाक्य होगा अकृष्टः कोकिलयः। क्या है? अकृष्टः कोकिलया। अकोकिलः में कौन सा समास है? प्रादि तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह वाक्य है अकृष्टः कोकिलया। और ये किस सूत्र से है? इसका सूत्र भी यही इसके सामने लिख लीजिए। इसका सूत्र है अवादयः कृष्टाद अर्थे तृतीय। अवादया कृष्टाद अर्थे तृतीयया है, तृतीय नहीं तृतीय या, ये सूत्र है। अवादया कृष्टाद अर्थे तृतीयया। अवादया कृष्टाद अर्थे तृतीयया यानी अव आदि का क्या है? कोकिला सुबंत के साथ, कोकिला समर्थ सुबंत का कृष्ट आदि के साथ तृतीया के अर्थ में प्रादि समास होता है। यानी अकोकिलया में गति संज्ञक शब्द है और अकोकिला में प्रादि तत्पुरुष समास है और जिसका विग्रह वाक्य है साथियों अकृष्टः कोकिलया। अकृष्टः कोकिलया, ये इसमें कौन सा समास हो गया? प्रादि तत्पुरुष समास हो गया। और अकृष्टः कोकिलया का अर्थ है कोकिला से उच्चारण किया गया, कोकिला से अकृष्टः उच्चारण किया गया। यानी अवादिका कृष्ट अर्थ में तृतीया समर्थ सुबंत कोकिला का यहाँ प्रादि समास हुआ है। तो आप केवल इतना जानिए, सूत्र जानिए। अवादिया कृष्टाद अर्थे तृतीया में प्रादि समास है और कोकिला में प्रादि तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? प्रादि तत्पुरुष समास है और जिसका विग्रह वाक्य होगा अकृष्टः कोकिलया। विग्रह वाक्य क्या होगा? अकृष्टः कोकिलया। और कोकिलया में प्रादि तत्पुरुष समास है। और इसके अंतर्गत जो उदाहरण और दिए गए हैं परिअध्ययना, प्रादि के और उदाहरण दिए गए हैं। यही हम प्रादि तत्पुरुष समास के जो और उदाहरण हैं क्या है? परिअध्ययना दिया है। परिअध्ययना, परिअध्ययना का क्या हो जाएगा? परिअध्ययना का जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा परिग्लानो, परिग्लानो अध्ययनाय, अध्ययनाय। इसका विग्रह वाक्य होगा परिग्लानो अध्ययनाय और इसके किस सूत्र से हो गया? पर्यादया ग्लानाद अर्थे चतुर्थी, ये सूत्र है दिया हुआ है। पर्यादयो
पर्यादयो ग्लानाद अर्थे चतुर्थी। पर्याद का ग्लान अर्थ में चतुर्थी शब्द जो अध्ययन है, इसका ग्लान अर्थ में प्रादि तत्पुरुष समास हो गया। तो पर्यध्यना में परिग्लानो अध्ययनाय, परिग्लानो अध्ययनाय यानी अध्ययन से परिग्लान थका हुआ, अध्ययन से क्या हुआ है, थका हुआ है। किंतु पर्यादया ग्लानाद अर्थे चतुर्थी से इसमें पर्यध्यना में प्रादि तत्पुरुष समास है। पर्यध्यना आ गया, पूछ लिया पर्यध्यना में कौन सा समास है, तो कुगति प्रादया से प्रादि तत्पुरुष समास है और जिसका सूत्र है दिया है पर्यादयो ग्लानाद अर्थे चतुर्थी। तो हमें ये याद रखना है, पर्यध्यना में दे देगा कौन सा समास है, तो पर्यध्यना में प्रादि तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह हमें याद रखना है कि परिग्लानो अध्ययनाय, अध्ययन से थका हुआ। परिग्लानो अध्ययनाय का हिंदी अर्थ क्या है, अध्ययन से थका हुआ और जिसका सूत्र यहाँ दिया है पृष्ठ संख्या 253 पे नीचे कि पर्यादयो ग्लानाद अर्थे चतुर्थी। चतुर्थी के अर्थ में पर्याद का जब ग्लानि के साथ समास होता है तो उसमें चतुर्थी पद लगती, विग्रह में चतुर्थी हो जाता है। पर्यध्यना परिग्लानो अध्ययनाय, तो इसका सूत्र है पर्यादयो ग्लानाद अर्थे चतुर्थी। फिर अगला दिया है निग्रह। निग्रह दिया है। अगला जो उदाहरण है निग्रह। निग्रह शब्द में भी कौन सा समास है, प्रादि तत्पुरुष समास है और जिसका विग्रह वाक्य होगा निर्गतः गृहात्। निग्रतः गृहात्, निग्रह में कौन सा समास है, प्रादि तत्पुरुष समास है। कुगति प्रादया से प्रादि तत्पुरुष समास है और जिसका विग्रह वाक्य होगा निर्गतः गृहात्। और ये किस सूत्र से हुआ है, सूत्र दिया गया है निरादयो क्रांताद अर्थे पंचम्यः। निरादयो क्रांताद अर्थे पंचम्या, यानी निरादिका पंचमी सुबंत के साथ क्रांति अर्थ में समास हुआ है। कौन सा समास हुआ है, प्रादि समास हुआ है। निरादिका पंचमी विभक्ति सुमर्थ सुबंत का क्रांति अर्थ में प्रादि समास हुआ है। और परिग्लानो अध्ययना, पर्यध्यना में प्रादि तत्पुरुष समास है जिसका सूत्र है पर्यादयो ग्लानाद अर्थे चतुर्थी, यानी पर्यादिका चतुर्थी समर्थ सुबंत के साथ ग्लानि अर्थ में प्रादि समास हुआ है, जिसका पर्यादो ग्लानाद अर्थे चतुर्थी का ये व्याख्या है। इसका मतलब है पर्याद का चतुर्थी समर्थ सुबंत के साथ ग्लान अर्थ में प्रादि समास हुआ है। पर्यादयो ग्लानाद अर्थे चतुर्थी। लेकिन आप ये सूत्र केवल इतना जाने ही रहिए, बाकी पर्यध्यना में अगर निग्रह में समास पूछता है तो बस हमें इतना जानना है कि पर्यध्यना में प्रादि तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह वाक्य है परिग्लानो अध्ययनाय। निग्रह में जो है प्रादि तत्पुरुष समास है और जिसका विग्रह वाक्य क्या है, निग्रता गृहात्। और ये किसके उदाहरण है, गति के उदाहरण है। कुहो प्रादि का उदाहरण अभी नहीं आया है, अभी गति संज्ञक हो, तो ये सब गति संज्ञक है, ये सब गति के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, गति के उदाहरण है। कु का उदाहरण केवल एक ही था, कुपुरुषः। अब यहाँ गति के उदाहरण जितने उदाहरण हमने बताया है, अति मर्यादा, अकोकिला, पर्यध्यना, निगृहा, ये गति के उदाहरण है। और इसी के अंतर्गत एक उदाहरण और गति का दिया है, उद्वेलः। उद्वेलः, उद्वेलः का जब विग्रह हम करेंगे
तो क्या हो जाएगा? उद्गतः बेलाम। इसका विग्रह वाक्य होगा उद्गतः बेलाम। और किस सूत्र से हो गया है? अत्यादया क्रांताद अर्थे द्वितीया। अत्यादया क्रांताद अर्थे द्वितीया। ये भी किसका उदाहरण है? गति का उदाहरण। उद्बेला, उद्गतः बेलाम। उद्बेला समस्त पद है जिसका विग्रह वाक्य है उद्गतः बेलाम। और इसका सूत्र क्या है? अत्यादया क्रांताद अर्थे द्वितीया। इसका अर्थ है अति आदि का द्वितीया समर्थ सुबंत का क्रांति अर्थ में प्रादि समास हुआ है। अति आदि का द्वितीय समर्थ सुबंत का क्रांति अर्थ में कौन सा समास हुआ है? प्रादि तत्पुरुष समास हुआ है। बेलाम में द्वितीय है, गृहात में पंचमी है, अध्ययनाय में चतुर्थी है। यानी पर्यादि का ग्लानि अर्थ में चतुर्थी समर्थ सुबंत के साथ ग्लानि अर्थ में प्रादि समास हुआ है। निगृता गृहात निरादयो क्रांताद अर्थे पंचम्या। निरादि का पंचमी समर्थ सुबंत का क्रांति अर्थ में प्रादि समास हुआ है। बस इसका यही व्याख्या। उद्गता बेलाम अत्यादया क्रांताद अर्थे द्वितीया। अत्यादि का द्वितीया समर्थ सुबंत के क्रांति अर्थ में प्रादि समास हुआ है। तो प्रादि तत्पुरुष समास में हमने कु का उदाहरण देखा, कुपुरुषा, और गति का उदाहरण देख लिया, परियद्धना, निग्रह, उद्बेला, और इसके पहले हमने बताया अतिमर्यादा और कोकिला। इन सब में कौन सा समास है? प्रादि तत्पुरुष समास है। और ये उदाहरण परियद्धना, निग्रह, उद्बेला किसके हैं? गति के उदाहरण है। अब प्रा के उदाहरण, प्रा का उदाहरण हम देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो इसमें प्रा का उदाहरण दिया गया है प्राचार्यः। अब प्रा का उदाहरण हम देख लेते हैं। प्रा का उदाहरण, ये तो गति का उदाहरण था। अब प्रा का उदाहरण देखते हैं। प्रा प्रा के उदाहरण में पहला दिया है प्राचार्य और दूसरा दिया है प्रपितामह। प्रापितामह, प्राचार्य और प्रापिता में मह में प्रादि तत्पुरुष समास है। प्रादि तत्पुरुष समास क्या करा कि प्रथम पद कु हो अथवा प्रादि उपसर्गों में से कोई हो। तो प्राचार्य और प्रापिता में प्रा आदि उपसर्ग है। प्राचार्य में भी प्रा उपसर्ग है, प्रापितामह में भी प्रा उपसर्ग है। इसलिए इसमें कौन सा समास है? प्रादि तत्पुरुष समास है। और जिसका विग्रह वाक्य हो जाएगा प्राचार्य का हो जाएगा प्रगतः आचार्यः। प्रगतः आचार्यः प्राचार्य, और प्रापितामह का हो जाएगा प्रगतः पितामह। प्रगतः पितामह। प्राचार्य और पितामह में प्राचार्य का विग्रह वाक्य हो जाएगा साथियों प्रगतः आचार्य, और प्रापितामह का विग्रह वाक्य होगा प्रगता पितामह। और किस सूत्र से हो रहा है? प्रादयो गताद अर्थे प्रथमया। क्या दिया है? प्रादयो गताद अर्थे प्रथमया। इसका यही सूत्र है, प्रादयो गतादर्थे प्रथमया। ये सूत्र है, ये सूत्र इसका है। प्रा आदि उपसर्ग का प्रथमांत समर्थ सुबंध का गति आदि अर्थ में कौन सा समास होता है? प्रादि तत्पुरुष समास होता है। तो प्रगतः आचार्य प्राचार्य और प्रगतः पितामह प्रापितामह में कौन सा समास है? प्रादि तत्पुरुष समास है। किस सूत्र से? कुगति प्रादयः से।
कुगति प्रादया सूत्र हमारा कह रहा है कि प्रादि तत्पुरुष समास का पहला पद अगर कु हो तो वहां प्रादि तत्पुरुष समास होगा, अथवा गति संज्ञक हो। गति संज्ञक में हमने कई उदाहरण बताए, जिसमें था अति मर्यादा, अकोकिला, परिअध्यना, निगृता, निगृहा और उद्वेला। ये गति के उदाहरण थे। और दो उदाहरण प्रा के हैं। प्रादि में से कोई हो तो वहां भी प्रादि तत्पुरुष समास होगा। तो प्रा में प्राचार्य और प्रापितामह है। प्राचार्य का विग्रह होगा प्रगतः आचार्य और प्रापितामह का विग्रह होगा प्रगतः पितामह। इसका सूत्र दिया प्रादेयो गतादर्थे प्रथमया। यह प्रादि का प्रथमांत समर्थ सुबंत के साथ गत आदि अर्थ के में कौन सा समास होता है? प्रादि तत्पुरुष समास होता है। यही इस सूत्र का अर्थ है, प्रादयो गताद्य अर्थे प्रथमया। क्योंकि अब आचार्य में प्रथमा है, पितामह में भी क्या है? प्रथमा है। तो प्रा आदि उपसर्ग जब प्रथमांत समर्थ सुबंत आचार्य और पितामह के साथ गत शब्द के साथ जब समास बना रहे हैं तो वहां कौन सा समास हो गया? प्रादि तत्पुरुष समास हो गया। और किस सूत्र? प्रादयो गतादर्थे प्रथमया। लेकिन हमने यहाँ सूत्र बताया है, फिर भी टीजीटी में सूत्र नहीं पूछता, फिर भी आप अपने नोट्स में इस सूत्रों को भी लिख लीजिए। कभी अगर पूछे भी तो आपके दिमाग में हो कि यहाँ इस सूत्र से हुआ है। लेकिन बस हमें प्रादि तत्पुरुष समास में कु का उदाहरण याद करना है, जैसे कुत्सिता पुरुषः कुपुरुषः। गति का उदाहरण याद करना है जो 5 है, परिअध्यना, अकोकिला, उद्गतः, उद्वेला, निगृहात, निगृहात है। तो ये जो है निगृहा शब्द दिया है। ये जो 5-6 उदाहरण हैं ये गति के हैं और 2 उदाहरण हमारा प्राचार्य, प्रापितामह, प्रा उपसर्ग के हैं। तो इन सब में एक कु का और 2 उदाहरण प्रा का, 3 हो गया। और बाकी जो है 7 उदाहरण, 5 उदाहरण जो हमारा दिया है गति का। गति में कौन कौन से हैं? अति मर्यादा है, अकोकिला है, परिअध्यना है, निगृहा है, उद्वेला है। ये 5 उदाहरण गति के हैं। तो इन 5 और एक कु का 6, 7, 8 उदाहरण में ये 8 शब्द हमें याद रखना है। इन 8 शब्दों में कौन सा समास होगा? प्रादि तत्पुरुष समास होगा। 8 शब्द कौन कौन अभी हमने बताया? कु का उदाहरण हमने बताया कुपुरुषः। कुपुरुषः में प्रादि तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह वाक्य होगा कुत्सितः पुरुषः। प्रा का 2 उदाहरण हो गया, प्राचार्य, प्रगतःचार्य, प्रापितामह, प्रगतः पितामह में भी प्रादि तत्पुरुष समास है। और गति का उदाहरण दिया अति मर्यादा। अति मर्यादा का और क्या है? अकोकिला, परिअध्यना, निगृहा, उद्वेला। ये जो 5 शब्द हैं ये गति के उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमें गति प्रादि तत्पुरुष समास की परिभाषा याद करके और उसके अंतर्गत हमने जितना उदाहरण बताया साथियों उतने उदाहरणों को आप अपने नोट्स में शामिल करके रिवीजन करते रहिए। फिर हम आपसे पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे साथियों। आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। दोबारा हम फिर से आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों। नमो नमः। नमः संस्कृता।